अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट। काफ़ी टाइम आ गया था, फिर ईद की ब्रेक्स भी आ गई थी, सो आई थॉट कि वो जो पुरानी एपिसोड हमने की उसको हम सीज़न 1 कह देते हैं और इसको हम सीज़न 2 कह देते हैं। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में वो जो एपिसोड्स थी काफ़ी अच्छी जा रही थी, लोगों को समझ भी आ रही थी, लोग रिलेट भी कर पा रहे थे। सो आई थॉट को उसको हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। और अगेन इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं समझ आ रही और वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, दो कि हम कंटेंट तो बहुत बना रहे होते हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। एक तो ये आइडिया है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का बताएं, दूसरा अब ये भी मैं चाह रहा था कि अगर किसी का कोई फॉर एग्जांपल मसला है, मसले में ये भी कह सकता है कि उन लोगों ने डेट ज़्यादा ले लिया है या गाड़ी ले लिया है या कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया है जिससे वो लोग इम्पेक्ट हो रहे हैं या उनको समझ आ रहा है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। और अगर वो भी अपने मसाइल को आके डिस्कस करना चाहें, मे बी हम उनके लिए भी कोई सोल्यूशन प्रपोज कर लें कि वो उस पर्टिकुलर मसले से कैसे निकल सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक में नहीं आ सकते हैं, शायद प्राइवेटली वो अपनी चीज़ डिस्कस करना चाहें। तो मैंने अपना यूआरएल दिया हुआ है नीचे, आई थिंक एक डेढ़ घंटा ही है पूरे वीक में जो मैंने कोशिश किया निकाल लूँ। अगर आप लोगों को अपने मसले मसाइल डिस्कस करने हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उस पे जाके एक सेशन प्राइवेटली भी बुक कर सकते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस एन लतीफ़ इज़ द गेस्ट। अगेन मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो अपने आप को नॉमिनेट किया। अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, आप क्या करते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बता दें कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैंने बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज़ किया था 2018 में पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लाहौर से। और पिछले 7 साल से मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली जो होम टाउन है वो आरिफ़ाला है और मेरा क्लिनिक भी आरिफ़ाला में है। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ और उसमें मैं स्किन और एलर्जीज़ इसके रिलेटेड पेशेंट्स को डील करता हूँ। तो पिछले 4 साल से मैं स्किन और एलर्जीज़ को डील कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात से देखें तो सर मैंने आज से 2 ढाई साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं और अभी तक इन्वेस्टमेंट मेरी सिर्फ़ इसी पे चल रही है। अब मैं चूँकि अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफ़ोलियो को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ और डिफरेंट ऑप्शंस को मैं देख रहा था और जैसे मैं सरमाया पे आया, आपकी वेबसाइट पे मैंने एक्सप्लोर किया तो उसमें वहाँ से मुझे म्यूचुअल फंड्स भी मिले, मुझे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को भी मैंने जब स्टडी किया तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के बियॉन्ड भी है। तो इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया और थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मदऊ किया और आज हमारी ये डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल ठीक है। पहले तो एहसन भाई, जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अगेन क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही ये थी या कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन था उन प्रॉपर्टीज़ को लेने का? आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या जो प्लॉट आपने लिए हैं वो सोली आपने इन्वेस्टमेंट की और आप उससे प्रॉफिट ही करना चाहते थे? रीज़न क्या था बाय करने का? जी, अभी जहाँ पर हमारी रहाइश है वो हमारा अपना घर है और जो मैंने प्लॉट्स बाय किए, वो सोली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही था। उसमें मेरा यही था कि आज इ इसका रेट मुझे अच्छा मिल रहा है। वो एक हाउसिंग सोसाइटी न्यूली लॉन्च हुई थी तो उनके रेट्स बड़े अच्छे थे, बड़े अट्रैक्टिव थे। तो मुझे लगा कि इस हाउसिंग सोसाइटी में जो है ना ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। सो मैंने ये किया कि इसी पर्पज़ के लिए मैंने उसको बाय किया और अभी उसमें ग्रोथ तो हुई है नो डाउट। लेकिन वो उसका टोटली ये पर्पज़ यही था कि मैं अपने पैसे को जो मेरे पास पड़े थे, इन हैंड कैश था, मैंने उसको फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया था 2 ढाई साल पहले अरसे में। कितनी इन्वेस्टमेंट थी ये पर प्रॉपर्टी, अगर आप बता दें? और पिछले जब से आपने लिया अभी आपको कितनी अप्रिशिएटेड प्राइस पे ये मिल रही है, पड़ रही है, अगर आप आज भी सेल करने जाएंगे? हाँ जी। तब असल में वो इंस्टॉलमेंट पे लिया था, तो तब मैंने 1 कनाल का जो था अपना प्लॉट था वो मैंने उसकी डाउन पेमेंट आई थिंक पे की थी 13,70,000 समथिंग और उसके ऊपर मैं मंथली जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ वो 45,000 है और एनुअल उसके ऊपर चार्जेज़ हैं 4,60,000 रुपए। तो तब वो मुझे प्लॉट एक कलेक्टिव प्राइस में चूँकि वो हाउसिंग सोसाइटी न्यूली लॉन्च हुई थी, मैं हम लोग अर्ली इन्वेस्टर्स में से थे, तो वो तब मुझे पड़ा 55 लाख रुपए उसकी जो टोटल वैल्यू थी। आज उसकी टोटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखा जाए तो जो सोसाइटी की वैल्यू बढ़ी है उसमें वो 76 लैक्स पे पहुँच गया है। 1 कनाल का कितने प्लॉट जो साल है। की बात करें, कब से जी। 55 से 76 में हुआ? इंस्टॉलमेंट आपने कितने साल में दी है ये?
ये इंस्टॉलमेंट अभी मैं पे कर रहा हूँ उसकी। अभी मेरी तकरीबन आई थिंक 26 मंथ्स की मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है उनको। 20 और कितना पेंडिंग है अभी, कितने पे आपने कर दिए हैं, और ये कब से आपने ली थी वैसे प्रॉपर्टी? ये मैंने प्रॉपर्टी ली थी, अब मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन ये है कि इसको 2.5 साल तो नहीं हुए, 2.5 साल से 1-2 माह कम ही हुए हैं इसको। और इसकी अभी जो प्राइस रह गई है, जो मैंने पे करने वाली है, वो 12-13 लाख रुपए है। मैं इसको इस तरह से करता था कि जैसे ही मतलब मैंने इंस्टॉलमेंट वाइज़ पे नहीं किया इसको। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तो मैं फिर उसको फ़ौरी उनको दे देता था। तो अभी के लिए भी मैं देखूँ तो मेरी जून-जुलाई तक मेरी पेमेंट अपफ्रंट जा चुकी है उधर इंस्टॉलमेंट की मद में। और और इसी सोसाइटी में 2 डिफरेंट प्लॉट आपने लिए थे? जी, जी, 2 डिफरेंट प्लॉट्स हैं, एक 1 कनाल का था और एक 10 मरले का था। 10 मरले का मैंने बाय किया था, उसको तकरीबन 1.5 साल हुआ है। तो वो भी वो उसमें मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा गेन महसूस नहीं हुआ, शायद वो अ, अर्ली बाय करना चाहिए था, या उसकी उस तरह से वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई। ठीक है। और अभी के टाइम पे जो सोसाइटी जहाँ पे आपने प्लॉट लिया हुआ है, क्या ऑलरेडी घर बनना स्टार्ट हो जी, गए जी। या अभी भी डेवलपमेंट चल रही है, पोजीशन नहीं मिली हुई है, क्या स्टेटस है सोसाइटी का? अच्छा, उसके ना 2 फ़ेज़ेज़ हैं। जो फ़ेज़ 1 है उसमें तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, 25-30 घर बन चुके हैं उसमें। मैंने बाय किया था फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 में इसलिए बाय किया था कि वो मुझे बिल्कुल फ्रंट के प्लॉट्स मिल रहे थे। तो फ़ेज़ 1 चूँकि उन्होंने पहले डेवलप कर लिया हुआ था, तो उसमें जो प्लॉट्स थे ना, एक तो 1 कनाल का प्लॉट अवेलेबल नहीं था, और दूसरे नंबर पे उनके जो रोड्स थे ना, वो भी छोटे थे। सो मुझे ये था कि मैं फ़ेज़ 2 में बाय करता हूँ और मुझे फ्रंट वाले प्लॉट्स मिल जाएँ। तो वहाँ पर अब उन्होंने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी है, तो होप सो 6 से 8 महीने के अंदर-अंदर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं वैसे आपसे पूछूं, दोनों को कंबाइन करके कितने पैसे इंस्टॉलमेंट में आपने पे कर दिए होंगे अभी तक 2 साल में, जितनी इंस्टॉलमेंट आपने दी है? 40-50 लाख होंगी ऐसे? हाँ जी, 5 मिलियन के करीब तो होंगे। अगर मैं उनके वो कर दूँ, डाउन पेमेंट भी इंक्रीज़ कर लूँ, तो वो तकरीबन 7 मिलियन तक जाते हैं। 7 मिलियन आपने टोटल पे कर दिए उनको? जी, जी। ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे एहसन भाई देखें, जो लैंड है ना, वो वाकई जेन्युइन इशू है पाकिस्तान में, इसमें नो डाउट है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ना, जी, जैसा आपके पास भी एक्सेसिव कैश था ना, आपने भी लैंड लिया जाके, क्योंकि हमें लैंड से आगे ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि कैसे पैसे बन सकते हैं। और ये चीज़ ना मेरे ख्याल में जहाँ पे डिमांड है ना, डिमांड वाकई जेन्युइन है, लेकिन वो एटली जो जो सरप्लस कैश है ना, जिन जिन के पास है, वो पैसा सारा ना लैंड में जा रहा है इस टाइम पे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जी। जो वाकई जेन्युइन बायर है ना, उसकी कीमतें ख़रीद से दूर होती जा रही हैं चीज़ें। अभी कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ बहुत महंगी हो गई है। आज से 10 साल पहले मैं घर बना रहा था, हमारा था वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया टन था सरिया, आज वो माशाल्लाह 2.5 लाख से ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक जी, चीज़ आपको भी समझनी चाहिए, माशाल्लाह आप 2 साल से आपने 70 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। मे बी आजकल उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी शायद 80-90 होगी या करोड़ भी होगी, लेकिन एक्चुअली पेपर टर्म्स में आपके पास रियल में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, जब तक आप बेचेंगे नहीं तो आपको तो पैसे नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में ना जी, जब आपके माशाल्लाह इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई हो, आपको अपने कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए माशाल्लाह आपका तो अपना बिजनेस है, अब आपके ऊपर डिफरेंट कॉस्ट होगी। फिर कोविड के अंदर हमने देखा था, वर्स्ट केस में बिजनेसेस वगैरह सब बंद हो गए थे, तो वहाँ पे आप जैसे क्लिनिक्स हो गए, कुछ हो गए, तो आपने भी अगर बंद खुदा ना खास्ता हो जाना है तो आपको को कैश फ्लोज का मसला भी होगा। तो आपको क्या सोचना चाहिए? जी, आपको सोचना चाहिए ऐसे एवेन्यूज़ में जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको कंपनीज़ में या म्यूचुअल फंड्स में आपको डिविडेंड में या किसी तरह ना आपको बेनिफिट मिल रहा हो। मे बी जी, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लैंड लेनी नहीं चाहिए, लेकिन जितना सरमाया आपके पास था, जो कि माशाल्लाह 60-70 लाख रुपया था, अगर आपके पास थोड़ा सा भी फाइनेंशियल नॉलेज होता है ना पिछले 2 साल के अंदर, आपको पता है स्टॉक मार्केट में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो 200-200%, 400-400% पे भी चली गई हैं। ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता आपको अभी नहीं कर सकते, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि शायद आपसे इसीलिए मिस हुई क्योंकि आपको किसी एक स्पेसिफिक डोमेन का आइडिया ही नहीं था। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है जी, कि जहाँ पे माशाल्लाह आपका क्लिनिक अच्छा चल रहा है, अब आपको मे बी कोई और पैरेलल में इतने ज़्यादा बिजनेसेस खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिजनेसेस आपके अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे जैसे आपका क्लिनिक अच्छा काम कर रहा है, आपको पैसे बना रहा है, आपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे वो बिजनेस इटसेल्फ, जिस तरह आपका बिजनेस चल रहा है, आपके भी पास पेशेंट आते होंगे,
आप उनको चेक करते होंगे, वो आपको पैसे देते होंगे। इसी तरह कितने ऐसे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में जहाँ पे एक ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपने सिर्फ क्या देखना जी, है कि वो कंपनी या वो म्यूचुअल फंड या वो ईटीएफ इस जगह पे वैल्यू कर रहा है जहाँ पे उसकी आपको समझ है। अगर आपको समझ है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, काफ़ी जी, ज़्यादा लोग सुन रहे होंगे, मे बी आपको अभी जब पीछे हम देखते हैं ना तो बड़ा इजी हो जाता है डिसीजन करना। आज के जब हम खड़े हैं ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है हमें क्या करना चाहिए। फिर हमें आज के दिन जो चीज़ समझ आती है ना, जी, जो हमने सुनी सुनाई बात भी किया हुआ है कि रियल एस्टेट में पैसा बनता है, तो फिर हम रियल एस्टेट ही होते हैं। ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत जी, इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना ये कंपनी, ये म्यूचुअल फंड, ये ईटीएफ क्या होते हैं, आपका पैसा ग्रो होने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि चीज़ जो समझ आए ना सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तो फॉर एग्जांपल वाकई जी, आपका म्यूचुअल फंड ये प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे वो प्रॉपर्टी में अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग होंगे जो कि गाड़ियाँ बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, कुछ लोगों का डिफरेंट एवेन्यू होंगे जिस पे उनको पैसा बनता है। हर बंदे का जो पैसे कमाने का क्राइटेरिया ना डिफरेंट है, हर एक को आप एक चीज़ नहीं कह सकते। हाँ, मैं आपको बात बता सकता हूँ जी, कि यार आपकी माशाल्लाह जितनी इनकम है, जितने आपके वो हो गए हैं, मे बी रियल स्टेट से ज़्यादा आपको उस पे फोकस करना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस, आपको जी, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई ऐसे एवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए जिससे आपको मंथली, क्वार्टरली या बाय एनुअली या एनुअली आपको और पैसे मिल रहे हों। आप अपने काम पे फोकस करें और उसमें इन्वेस्ट करें और वो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपको पैसे जनरेट करके दे दे। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी, ना, पहले तो ये जो आपने एक्सपोजर लिया हुआ है रियल एस्टेट के ऊपर, अगेन रियल एस्टेट पे मेरे ख्याल में जो मैं अपनी, मुझे अब समझ आती है थोड़ी बहुत, और हम भी, मैं अपनी पर्सनल आपको बता देता हूँ कि हमारी कुछ ऐसी अपनी आबाओ अजदाद की जायदादें हैं जिस पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और अभी मैं अपनी वालदा को ये समझा रहा था यार इस पे कुछ मिल ही नहीं रहा, हमें क्या ज़रूरत है ना इसको रिटेन रखने की। लेकिन वो हिस्टोरिक होता क्या है ना जी, कि हमें पता होता है, आज से 20 साल पहले हम कहते थे देखो इसकी 5 लाख वैल्यू है, आज हम कहते हैं देखो जी 50 हो गई है। वो हमें समझ नहीं आती है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस लिहाज से वो रियल स्टेट नहीं चल रहा। और ऐसी रियल स्टेट का कोई फ़ायदा नहीं ऐसे, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदे का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली वैल्यू में नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई इम्पेक्ट नहीं है। हमारी भी जो अपनी जायदाद है वो माशाल्लाह आबाओ अजदाद से चलती हुई आ रही है। आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि एक्चुअली इसको इसका बेनिफिट होगा किसको। तो मैं अब इस उस पे आ चुका हूँ कि यार ये जो एसेट है ना, एसेट को कन्वर्ट ऐसी चीज़ जी, में करना चाहिए जो कि एसेट से कैश नहीं हो, कैश से एक और एसेट बने और एसेट इतना रेवेन्यू जनरेट करे जिसके जनरेट करने के बाद मे भी आप वही प्रॉपर्टी बाद में दोबारा ले लें। क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना है, ठीक है। बिल पैसे कमाने का मतलब ये जो 70 लाख ऐसे रुपया ही है। आपने कमाया है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये रियल स्टेट ले लेना तो वो तो सारे जी, कर जी, लेंगे ना, ये इसमें तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है। हाँ, साइंस जहाँ पे आपको सही चाहिए बात ना है। कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं 70 लगाऊं तो मुझे अगला 50-60 भी बनने को मिले, बेशक साल 2 साल लग जाए उसके ऊपर। हाँ, वो जो पैसा से सही पैसा सही बन रहा बात है है। ना, उसको फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। आपके पास दो जी, चीज़ें बेनिफिट हो जाएंगी। एक, आपके पास एक्चुअल कैश इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट होगा जो को आपको कभी भी, जी, जब मे बी आपको दूसरा क्लिनिक खोलना है, अब अगर आपको क्लिनिक खोलने के लिए 40 लाख रुपया चाहिए और उधर से आप प्रॉपर्टी बेचने जाएं और प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग में है कि ये शायद 80-90 लाख रुपए की है और लेने वाला 50 भी ना दे, तो आप ऑटोमेटिकली स्टक हो गए ना कि आप सही बात अपना है। डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सके, क्योंकि आप एक कागजी वैल्यू पे चल रहे थे जिसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, बस मार्केट में चल रहा है और वो सेल ही नहीं हो रही। तो मकसद ये बताने का कि हमें हमेशा ऐसे ना ही है। एज एन इंडिविजुअल एज रखना चाहिए। एज का मतलब ये है कि पैसा जो है ना ऐसी जगह पे इस तरह इन्वेस्ट करें जिससे उसकी रियल वैल्यू भी बढ़ी हो और हमारी अपनी ज़रूरत भी फुलफ़िल करी हो। मुझे उस प्रॉपर्टी या आपको जी, उस प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने 5 साल में फॉर एग्जांपल करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट में जमा करा दिया और एंड में 5 साल बाद आपको समझ जी, आइए कि 1 करोड़ 10 का बिक रहा है या 90 लाख का बिक रहा है या वो कर रहा है, आप तो नेगेटिव में भी, आप उसको अगर रियल वैल्यू में देखें तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का कि जी, आपको इतना शऊर होना चाहिए कि आपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, जिससे आपको रियल वैल्यू मिले और रियल वैल्यू से आप और चीज़ें भी कर सकें माशरे में, ज़िंदगी में, जिससे आप और इंशाल्लाह बेनिफिट उठा सकें। जी, अच्छा सर, मैंने अब आपकी वीडियोज़ देखी हैं काफ़ी सारी और मैंने कुछ सिनेरियोज़ बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करना चाहता हूँ। सिनेरियो 1 ये है कि मैं एक गाड़ी बाय करना चाहता हूँ, जिसकी वैल्यू है 70 से 80 लाख रुपए के करीब, और अभी मेरे पास जो मेरी पुरानी कार है, उसकी वैल्यू है 35 लाख।
और मेरे पास इन हैंड कैश है जो है 15 से 20 लाख रुपए। अब मैं वो गाड़ी बाय करना चाहता हूँ और मेरे पास जो कैश का डेफ़िसिट है वो भी 20 से 25 लाख रुपए का बनता है। तो अब मैं अपने कैश को कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि मैं गाड़ी भी बाय कर लूँ और और उसको किसी अच्छी जगह पे मैं इन्वेस्ट कर लूँ? अच्छा, ये एहसन भाई मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी, उस पे मैंने किया था जी, जी। डिस्कस। और मैं अगेन यहाँ पे आपका बड़ा अच्छा सिनेरियो मैं इस पे भी करूँगा। और नॉर्मली लोन पे ना मैं खुद अगेंस्ट हूँ, आपको जो आपकी चीज़ें आपकी रीच में नहीं है ना, आपको नहीं बाय करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जी। गाड़ी एक ऐसा एसेट है पाकिस्तान में, अगर आप हिस्टोरिकली देखें ना, कोई भी चीज़ आपने 2-3 साल पहले ली होती, आज उसकी प्राइस गाड़ी की प्राइस में ज़्यादा ही है। और उसके दो रीज़न है। एक रीज़न बिल्कुल सिंपल है जी। कि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो गाड़ी की प्राइस वैसे ही ऊपर ही होती है। दूसरा, आपकी गाड़ी के जो पुर्जे हैं ना वो सारे बाहर से ही आते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली जब गाड़ी ले रहे होते हैं ना तो आप डॉलर ही ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर ने ऊपर जाना है और डॉलर जब ऊपर जाता है तो गाड़ी की प्राइस ऊपर जाती है। दुनिया में पाकिस्तान जी। वाहिद मुल्क है, मैंने बहुत कम ऐसे मुल्क देखे हैं जहाँ पे गाड़ी की प्राइसेस ऊपर जा रही हो। वैसे तो दुनिया भर में डेप्रिशिएट हो रही होती है, हमारे यहाँ तो अप्रिशिएट हो रही होती है। और ऐसे उसका एक मेन रीज़न क्या है कि हम इम्पोर्ट लेड हमारा बिजनेस होता है। डॉलर ऊपर जाता है, कुछ जाता है, तो इनडायरेक्टली इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ना, जी। मैं रिकमेंड करूंगा अगेन वो जो मैंने उस वीडियो में भी रिकमेंड किया था। और आई थिंक आपके क्वेश्चंस के अगर कोई कंसर्न हो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस वीडियो के कमेंट्स में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। देखिए, समझे एक चीज़ जी, को, जी। अगर आप 25 लाख रुपया बैंक से लेने जाएंगे ना कैश में, बैंक कभी आपको 1 रुपया भी कैश नहीं देगा, ठीक है। सो बैंक से जी। पैसा लेना इन टर्म्स ऑफ कैश अगर देगा भी किसी को तो वो कोई अमीर बंदा होगा जिसके ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छी वो होगी, वो ले सकता है। हम नहीं ले सकते, ठीक है। हमें सॉर्ट ऑफ हम उनकी उस पर नहीं आते। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि बैंक बहुत अच्छे रेट पे देता है। बाय द वे, अगर आप कैश माइक्रो फाइनेंस से लेने जाएंगे सो बैंक से डबल या ट्रिपल गुना ज़्यादा महंगा आपको मिलेगा। वो आपके पास जो एक प्रोडक्ट है ना जो कि इस्लामिक में भी अवेलेबल है, वो आपके पास गाड़ी का है, ठीक है। इस्लामिक कार फाइनेंसिंग, अगर आप इस्लामिक वे में गाड़ी लेना चाहें तो आप बैंक से ले सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप कैश लेने जाएंगे ना तो बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आजकल पॉलिसी रेट है 10 से 11%, तो बैंक आपसे 14 से 15% चार्ज कर सकता है। लेकिन आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो आजकल मैंने कुछ ऐसे भी बैंक देखे हैं जो कि 11.5 पे भी दे रहे हैं, 12 के ऊपर भी दे रहे हैं। सो वो बहुत सस्ते रेट के ऊपर दे रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि गाड़ी लेने का डबल फायदे हैं हमें, कि जो डॉलर अप्रिशिएट होता है, डिमांड बढ़ती है, गाड़ी की प्राइस बढ़ती है, ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी की प्राइस भी बढ़ती है। अब आपके पास एग्जैक्ट जी। कैश जो था ना 15 से 20 लाख था, 35 लाख रुपए की गाड़ी थी। अगर मैं वैसे इसको सम करूं तो तकरीबन 55 लाख रुपए का कैश है, सिर्फ 25 लाख रुपए आपका डेफिसिट है। जी। मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं जी। 30% कैश देता बैंक को, जो कि बनता है तकरीबन 24 लाख रुपया, जी। वो आपके पास नेट कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है। जी। रिमेनिंग जो मेरा जी। 31 लाख रुपया पड़ा है ना, मैं उसको इन्वेस्ट करता स्टॉक मार्केट पे, जी। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ओके। मुझे पता है कि मैंने पैसे कैसे बनाने हैं। आपके पास जो नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से आप ये बेनिफिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी पहले फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें आप कर जी। सकते हैं। आजकल के टाइम के जी। ऊपर 20% बनाना सालाना कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज 15 से 18% वैसे रिटर्न देती है। अगर मैं डिविडेंड के साथ डालूं तो 20 से 25% बनाना इतना मसला नहीं है। मैंने अपनी सरमाया वर्ल्ड कप की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो 8 कंपनियां की थी। इवन उनका भी रिजल्ट जी। जी। पिछले 8 महीने में 29% से ऊपर है, ठीक है। तो अगर मुझे पता है जी। कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और कंपनीज ने बेनिफिट दे रही हैं, तो मुझे अगर सालाना 20% भी ऑन एवरेज लगाऊं कि मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 लाख के ऊपर मुझे सालाना तकरीबन, उसके ऊपर आप लगाएं, 6 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ठीक है। अब जो मेरी जी। किस्त बन सकती है ना महीने की, वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए की किस्त बनेगी, अगर मैं रिमेनिंग 55 लाख या 40 लाख रुपए को लगाऊं। शायद 70 हज़ार भी बन जी। जाए। इसका मतलब है कि सत्तर जी। हज़ार को मैं डिवाइड करूं 12 के ऊपर, तो तकरीबन 60 हज़ार रुपया ही बनता है महाना, ठीक है। और अगर 6 लाख रुपए जी। को भी डिवाइड करूं तो 50 हज़ार रुपया तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही दे सकता हूं। अच्छा, इस पूरी चीज़ को जी। बताने के दो फायदे हैं। एक तो जो गाड़ी आपको 80 की पड़ी है ना, आज से 5 साल बाद मे भी वो आपकी करोड़ की बिके, ठीक है, पहली बात। ऐसा ही है। ऑन टॉप ऑफ इट, ये जी। जो 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे ना, इसकी 70 to 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जो आपकी पेमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट है, वो आपके प्रॉफिट से जानी चाहिए। इसका मतलब है कि 5 साल बाद आप कह सकते हैं कि मैंने सारी इंस्टॉलमेंट के पैसे दिए, मेरी जेब से सिर्फ 20% लगा है, रिमेनिंग जो था वो मैंने प्रॉफिट से ही दिया है। उसका मतलब ये है कि मे बी आपके पास 5 साल बाद 30 लाख रुपया भी पड़ा हो,
आपके पास गाड़ी भी पड़ी हो और आपके पास गाड़ी ओन करके अगर उसका भी बेनिफिट डाले तो 20 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट भी चल रहा होगा। जी, जी, बिल्कुल इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अच्छा क्वेश्चन सर मेरा ये है इसके ऊपर कि अब हमने लेट्स सपोज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब उसमें क्या हमें अपना प्रॉफ़िट जो हमें मंथली बेसिस पे हो रहा है, लेट्स सपोज़ जैसे आपने बताया कि आपको उसमें ₹50,000 तो आपका अगर 6 लाख रुपए अगर एनुअल आपको प्रॉफ़िट हो रहा है तो उसमें अगर आप डिवाइड करें तो ₹50,000 मंथली आता है। ये आपने बताया 10 लाख रुपए के ऊपर। अच्छा सर अ अ क्या इस प्रॉफ़िट को हमें मंथली लेना चाहिए या हमें 1 साल तक होल्ड करना चाहिए और एनुअल बेसिस पे अपनी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करना चाहिए? एहसन भाई, इसके भी दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये है, अगर आपकी जी, स्ट्रैटेजी ये है कि यार ये जो इन्वेस्ट किया है ना, इसका जब भी प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से नहीं होगा, मे भी उस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया और कंपनी की डिविडेंड भी आपके बैंक में ही आएगा, उस बैंक से भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका भी है, जी, आप कहते हैं यार 30 लाख रुपया तो जी, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इस पे माशाल्लाह 20 लाख जो भी 5-6 लाख रुपए का मुझे 20% प्रॉफिट मिल रहा है, चलो मैं इसको इन्वेस्टेड ही रहने जी, देता हूँ, रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट के पैसे ये तो मैं वैसे भी मंथली बेसिस पे मेरी फीस बनती है या कोई मेरी सेविंग होती है मैं उससे भी दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके अपने जी, पास हैं। इस केस में आप एक पैसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपने एसेट की जो जी, इंस्टॉलमेंट है उसको कैश के थ्रू या डिविडेंड की इनकम के थ्रू या इस जो अप्रिशिएटेड प्राइस है इसको सेल करके उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। और दोनों तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं। मकसद क्या है कि 5 साल बाद अगर आप जी, देखेंगे ना, आपकी गाड़ी की वैल्यू मे बी 1 करोड़ रुपया होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट 30 लाख से मे बी जी, 50 लाख पे पहुंच गई होगी, और आपकी अपनी जेब से जो जी, इंस्टॉलमेंट गई है अगर उसको प्लस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से भी बेनिफिट होगा और आपकी गाड़ी की प्राइस की अप्रिसिएशन से भी बेनिफिट होगा। और इसका मेजर जी, बेनिफिट क्या है कि जो कैश अपना जो इतना इंक्रीज कर रहा है ना, तो आपके एसेट भी बन गया और आपका पैसिवली एक वेल्थ भी बन गया और आपके पास लिक्विडिटी की एक स्ट्रांग ऑप्शन पे भी आप खड़े होंगे इस टाइम पे। जी, ठीक होगा सर। अच्छा सर अब दूसरा एक चीज़ मैंने और इसमें लिखी थी जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना है, वो ये है सर कि अभी हमारी फैमिली में जो है ना मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बता देता हूँ कि लेट्स सपोज़ हमारे पास 5 मिलियन के करीब कैश पड़ा है, ठीक है? और हम उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसका जो राइट म्यूचुअल फंड है, वो कैसे फाइंड आउट करना है? और कैसे पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है और इसमें अपने पैसे को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उठा के वहाँ पे कर देना चाहिए? मतलब इस 5 मिलियन के अगेंस्ट ये है कि हमारा कैपिटल लॉस ना हो, लेकिन हमें प्रॉफिट कुछ ना कुछ आता रहे। इसके भी दो आंसर हैं। पहले तो ये 5 मिलियन आपको जी। कितने अरसे तक नहीं चाहिए, यानी इस पे आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कितने अरसे तक आपको नहीं चाहिए? सर 5 मिलियन हमें तकरीबन 2 से 3 साल के लिए हमें नहीं चाहिए इसको। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। अब नहीं 5 मिलियन से नहीं चाहिए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 80% जो है ना वो आपने हाई रिस्क में लगाने हैं। और कैसे आपने सेलेक्ट करना है वो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आप उस तरह देख लें। मैं सिंपल म्यूचुअल फंड में गया, मैं टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में गया, ठीक है। तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई है। जी, यहाँ पे ना एक रिस्क जी, प्रोफाइल नज़र आ रहा है, आप हाई पे क्लिक करेंगे जी, जी, तो अब आपके पास सारे हाई रिस्क फंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस हाई रिस्क फंड में भी जी, ना आपके पास जो नॉन शरिया हैं वो बगैर मॉस के नज़र आ रहे हैं, जो शरिया कंप्लाइंट है वो विद जी, मॉस जी, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जी, आपके पास जी, डिफरेंट ठीक है। क्राइटेरियाज हैं। आपने सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल लो टू हाई, यानी ये लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर जी, टाइम, जी, अगर मैं एक साल में देखूं कि किस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था, आई थिंक पहले वाले पेंशन फंड को आप निकाल दें। पेंशन फंड को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें से आप 2 साल में पैसे निकाल नहीं सकते हैं, तो आपने स्टॉक फंड में देखना है। और आपने अगर इसमें जाएं, पहला आपको अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक साल में जी सर। देखेंगे, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड ने 87% का रिटर्न दिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे 30 डे में बताओ इन्होंने कितना रिटर्न दिया, तो उन्होंने तकरीबन 3% का रिटर्न दिया। अगर आप उसको देखना चाहें कि छः जी, महीने में कितना रिटर्न दिया, 40% का रिटर्न दिया, ठीक है। मकसद ये बताने जी, का, अब यहाँ पे आपको सिंपल 2 क्लिक से समझ आ गई है यार किस फंड की क्या परफॉर्मेंस है। जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जी, अगेन मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा, आपने सरमाया डॉट पीके पे जाना है। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार किस फंड में करें। आप अगर 2 महीने बाद पूछेंगे तो कोई और फंड टॉप पर आ रहा होगा। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे ये ऐसा ही वीडियो होता देख रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे आप टॉप परफॉर्मिंग फंड्स पे जाते हैं, आपकी अगर कन्वेंशनल के ऊपर है तो कन्वेंशनल में मे बी कोई और स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। महीने के ऊपर देखें या है। जी, उसको लार्जर उसके ऊपर देखें। जहाँ पे भी ये ज़्यादा परसेंटेज नज़र नज़र आए ना, आप समझ लें कि पीछे से ग्लिच है,
ये फंड जो है ना किसी एक आध दिन अपनी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस ऊपर होती हैं हिस्टोरिकली। यानी कि फॉर जी एग्जांपल एनर्जी फंड जो है वो इतना नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, अगर आप नीचे जाए ना 10 से 11% इज समथिंग विच इज़ रियलिस्टिक, ठीक है। तो आपने ना हॉलिस्टिकली देखना है कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है। साल के ऊपर देखेंगे कि साल के पर्सपेक्टिव से थोड़ा क्लैरिटी मिलती है कि एक साल में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पेंशन फंड को अब अवॉइड करें क्योंकि आपको 2 साल में चाहिए। आप अल्फला जीएचपी अगेन अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड में देख सकते हैं। इसी तरह आप नीचे जाएं, आप नीचे जाएं अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड को देख सकते हैं, 70% का रिटर्न दिया है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे अल अमीन शरिया स्टॉक फंड को देखें, 67% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे फंड्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। अच्छा सर, मैंने आपकी वीडियोस को ही देख के ना जो मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से आपकी वीडियोस और सरमाया की वेबसाइट के ऊपर जो मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसमें मैंने मैंने भी शॉर्ट लिस्ट जो किया था ना वो अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड था और उसी में मैंने अभी अपना अकाउंट भी अप्लाई किया है। तो मेरा अकाउंट भी उसमें ओपन हो गया और मैं उसी स्ट्रैटेजी पे मैं 70-30 जा रहा था कि मैं 70% रखूँगा डेडिकेटेड शरिया डेडिकेटेड इक्विटी हाई रिस्क फंड में और 30% मैं रखूँगा लो रिस्क बिल्कुल में। सही है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, लेकिन आपको हायर परसेंटेज हाई रिस्क में रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। जी, जी, चलें ठीक है, इसमें मैं इसको मैं 80-20 के रूल से ही कर देख लूँगा सर इंशाल्लाह। अच्छा सर और तीसरे तीसरे नंबर पे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें कौन-सी कंपनी देखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हम इस कंपनी में अपने इसके शेयर्स हम बाय करके रख लें, ये हमें लॉन्गर एंड पे हमें एक बेहतर रिटर्न दे सकती है। उसको कैसे एनालाइज़ किया जाए? अगर आप सीधा-सीधा मोटी-मोटी सी बात बता दें उसमें। देखें, मेरे ख्याल में आप लोग जो नए हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड या ईटीएफ एक वाहिद अच्छा ज़रिया है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली आपको जी, रिकमेंड इसीलिए नहीं करूँगा, अगर आपने करना है तो बेहतर है कि आप पहले अंडरस्टैंड करें। आई थिंक जो सरमाया का कैपिटल मार्केट का कोर्स है, ज़बरदस्त कोर्स है। वो ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, मे बी ये वाली वीडियो लोग 3 साल बाद देख रहे हो जब हालात पता नहीं क्या होंगे, और सारे यही कहेंगे यार इस वक्त जी, जी। स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस वीडियो में कहा था। आज के टाइम जब हम जी, वीडियो जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2025 को, स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड प्लेस। दो कि आजकल भी ट्रंप का बड़ा मसला चल रहा है, यूएस के बड़े इश्यूज हैं, अभी इंडिया वाला कोई हमारा मसला स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंपनीज जी, मुल्क जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बेहतर कंडीशन पे है जो कि स्टॉक मार्केट को फेवर कर रहे हैं। 3 साल बाद आप वीडियो जी, जी। देखेंगे कोई चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होगी और स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप वही सवाल आप मेरे से 3 साल बाद जी, डिफरेंट एनवायरनमेंट में करेंगे, मैं भी आपको कहूँ 70% लो रिस्क में डाल दो, 30% हाई रिस्क में डाल दो, ठीक है। तो मकसद ये बताने का कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये है कि पहले फाइनेंशियल जी। एजुकेशन ले लें। देखिए एज एन इंडिविजुअल जब आप जाएंगे ना, फिर हमें समझ आती है यार इसकी जगह तो बेहतर था मैं रियल स्टेट ही ले लेता, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जिस वक्त शायद मार्केट थोड़ी प्रेशर में हो और आप उसी वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो आपका नॉलेज है। और आपका कॉन्फिडेंस तब तक नहीं होगा जब आपको जी, बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब आप लोगों का बिल्कुल एक्सपीरियंस जी। नहीं है ना, तो 12 हफ्तों का ही कोर्स है जिसको हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। जब तक आपके पास वो नॉलेज ना हो ना, बेहतर है कि स्टॉक मार्केट को अवॉइड करें और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टेड रहें। होगा। अच्छा सर और बाकी जो मैंने आपकी जितनी वीडियोज़ हैं और सरमाया का जो इसका सारा वेबसाइट को एक्सप्लोर करके मैं एक चीज़ पे आपके से सजेशन लेना चाहूँगा। जो पाक इलेक्ट्रॉन है, पेल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको मैंने एनालाइज़ किया था और ये मुझे एक बेहतर ऑप्शन लगी। अगर आप काइंडली इसको देखें और मुझे इसमें सजेस्ट कर सकें। थो कि मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ़ आपका एक कंसर्न चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छी कंपनी है सर। अभी उन्होंने ट्रांसफार्मर बाहर भेजा है यूएस को, डॉलर बेस इनकम है। जी, फिर यूएस चाइना के जी। जो ट्रेड वॉर चल रही है, अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है कि यूएस को और ट्रांसफार्मर भेजे। आई थिंक 50-55% इनका ट्रांसफार्मर का बिजनेस है, लेकिन हम कंज्यूमर एंड से पेल के अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करते हैं। और अभी रिसेंटली आई थिंक जी। पैनासोनिक का भी साथ इनकी डील हो गई है, पैनासोनिक को भी ये मैन्युफैक्चर यहीं से करेंगे। सो ओवरऑल पेल जी। इज़ नॉट ए बैड कंपनी, ग्रोथ ओरिएंटेड है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा इनका वो है, अभी इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं।
नॉट बैड जी नंबर। जी, इनका सर कैगर भी बहुत अच्छा है। ये इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी इनकी तकरीबन 0.5 पे अभी बिल्कुल लो है। तो इसको मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैं इसको देख रहा था, वो भी आपकी वीडियोस और सरमाया की वेबसाइट के थ्रू ही सर। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छी कंपनी है ये। और कोई क्वेश्चन है भाई आपका? ठीक होगा सर। ये बस ये सर, ये 3 सिनेरियोज़ ही मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, जो मैंने अपने लिखे थे और आपकी वीडियो से निकाल के। तो थैंक यू सो मच। मेरे बड़े प पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए, और इंशाल्लाह मैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट को इस पर्पज़ में देखता हूँ, और वो जो कोर्स आपने बताया तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली मैं उसमें उसको जॉइन बिल्कुल करता हूँ। सही है। और दूसरा एहसन देखें, अच्छी चीज़ आप लोगों की क्या है ना कि अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि यार रियल स्टेट की आगे की भी दुनिया है। और मकसद ये बताने का जी, है, रियल स्टेट एसेट एज ए इन्वेस्टमेंट होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको जी, अपनी लाइफ में बेहतरी के लिए ना कुछ ऐसे एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो कि पॉजिटिवली कैश फ्लोज में कंट्रीब्यूट करिए। जैसे अभी आपने गाड़ी की एग्जांपल दी है, अब यही 70 लाख रुपए अगर जी, जी, आपने इन्वेस्ट किए होते तो अगर आप आज, आपको शायद जेब से भी पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि वो कैश या वो डिविडेंड या वो जो जी, इनकम थी वो आपको गाड़ी लेने में भी हेल्प कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा मसला एज ए हुँ, नेशन क्या है, जो मैं एनालाइज करता हूँ कि जो सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, वो हम कर लेते हैं। हम जी, जो सबसे बड़ा एक जी, हमारा जो बेनिफिट होता है ना कैश इन हैंड वाला, वो हम अपने हाथ से ही अपने हाथ जी, जी, काटते हैं। हम रियल एस्टेट के ऊपर ज़्यादा हुँ, इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर हम उसी को देखते ऐसा रहते ही है। हैं कि अभी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो उस वक्त तक ठीक होता है, अभी रियल एस्टेट प्रेशर में है, मे बी डाउन जा रही है, तो वो फिर आपका सारा का सारा एसेट वो इतना ज़्यादा है कि फिर इमरजेंसी में अगर जी, आपको जी, थोड़ा रियल पैसा एस्टेट पे तो बहुत बुरा बुरा टाइम चला है। तो वो उतना पैसा सारा एक जगह पे नहीं रखना। देखें, पैसे को निकालें, ऐसी जगह लगाएं कि उससे पैसा जनरेट हो, उस पैसे की जनरेशन का जो पैसा है उसके जाकर रियल एस्टेट ले लें। रियल एस्टेट भी बन जाएगा, आपको तो हुँ, इंस्टॉलमेंट पे ही पैसे देने थे ना। ये अगर आप मेरे से गाड़ी की जगह प्लॉट का भी कहते तो मैं यही कहता, यार इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले लिया, आप जो पैसे हैं ना उसको इन्वेस्ट करो, इंस्टॉलमेंट के पैसे अपने पैसे डिविडेंड से प्रॉफिट से उसमें एडजस्ट करके रियल एस्टेट भी बनाओ और इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करो। तो स्ट्रेटजी ही कुछ ऐसी होनी चाहिए। जी, आपको एक सिंगल माइक्रो लेवल पे रहकर एक एसेट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी सारी जगह से आपके हाथ ही कट जाए। जी, बेहतर हो गया। ठीक हो गया? चलें, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पर्पज़ से इसको देखते हैं इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया एहसन। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो, जिन जिन के कंसर्न थे वो कार वाली वीडियो के भी, वो भी क्लियर हुए होंगे। और आप लोगों में से जिन लोगों के पास पैसे हैं, आई थिंक यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट द मनी यू गॉट। पैसे बैंक में रखना अ, शायद उससे भी बुरा है जितना आपका रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फिर अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट थी, बैंक में पैसा तो किसी को फेवर नहीं दे रहा। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपका पैसा ग्रो हो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, बेहतरी आए। आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी तो आपके सराउंडिंग में लोगों की लाइफ में भी बेहतरी आएगी। और अगर आप लोगों में से किसी जी, को ये समझ आ गई है कि पैसा कैसे बन रहा है, तो जितने सराउंडिंग में लोग हैं प्लीज़ उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है लोगों को हेल्प करने की। और उनकी एड देने से बेहतर है कि फाइनेंशियल एजुकेशन या थोड़ा सा आप अपना यही बता दें कि पैसे बनते कैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी लाइफ में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर एपिसोड की तरह की अपनी जर्नी, अपने क्वेश्चंस को करना है, प्लीज़ ये गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल कीजिएगा। और अगर आपने पर्सनली अपनी चीज़ें शेयर करनी है तो प्लीज़ ये एक इनवाइट दी हुई है कैलेंडली की, इसको फिल करके आप मेरा टाइम भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।